हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। ये 7वां चैप्टर है, व्यापार और भूमंडलीकरण। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया गया है। हम लोग पार्ट 3 में आज देखेंगे। ये सब हम लोग देख चुके थे और आज हम लोगों को देखना था विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। तो बताने का कोशिश कर रहा है कि 1920 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितना भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना उसमें आर्थिक कारण और आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 45 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। 1920 से 29 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल था। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव छिन्न हो गया था। तो इसमें क्या है कि 1929 को एक आधार वर्ष मान लिया गया है जो कि आर्थिक मंदी का वर्ष था। और उसके पहले का मतलब कि उसके पहले का संबंध कैसा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा रहा और उसके बाद का अंतर्राष्ट्रीय कैसा संबंध रहा, उसके बारे में हम लोग अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक संबंधों को 2 भागों में बांटा गया है, 1920 से लेकर 1929 तक और उसके बाद 1929 से 45 तक। तो दो तरह का टाइम पीरियड रहा। तो 1920 और 1929 तक का जो समय रहा उसमें समानतः आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल रहा। मतलब सब लोग विश्व युद्ध से प्रभावित हुए थे और सबका हालत ख़राब था। तो उस समय उत्थान के साथ मतलब आर्थिक उत्थान और विकास का काल था। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव छिन्न हो गया, क्योंकि यूरोप का खुद ही हालत इतना ख़राब था कि यूरोप दूसरे लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। यद्यपि उपनिवेशों एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ ये 3 देश विश्व की सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। तो उसका जो उपनिवेश था ब्रिटेन का, उस पर या यूरोप का जिन पर उपनिवेश था उन लोगों पर तो उसका अधिकार और पकड़ बना रहा, लेकिन अमेरिका, जापान, सोवियत संघ ये 3 देश जो थे यह मतलब कि उभर कर सामने आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल रहा। तो आप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद 2 वर्षों का आर्थिक संकट का काल था। यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ। तो वह उत्पादन तो कर रहा था, लेकिन मांग में कमी होने के कारण यह संकट बना रहा उसके पास, मतलब युद्ध के 2 साल बाद तक। इन 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। अब आर्थिक संकट जो रहा उसमें 1 लाख लोग बेरोजगार हुए और श्रमिक जो थे वह हड़ताल करने, मतलब बेरोजगारी के कारण अब वो हड़ताल पे उतर आए थे। 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ। 1922 के बाद वहाँ की स्थिति बदली क्योंकि तकनीकी उन्नति किया गया, उद्योगों का काफ़ी विस्तार हुआ, जिसका परिणाम 1928-29 में 50 लाख कार की बिक्री हुई। 1928-29 में 50 लाख कार की बिक्री हुई। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों और कंपनियों के पास केंद्रित हो गई। तो वो जो कार कंपनियां थी उन लोगों के पास केंद्रित हो गया था, मतलब उसके जो मालिक थे
उन लोगों के पास आर्थिक शक्ति और सत्ता केंद्रित हो गई। सोवियत रूस और जापान, इन दो देशों ने भी 1920 से 29 के बीच आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति किया। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। तो सोवियत रूस और जापान भी जो था अमेरिका की तरफ 1920 से 29 के बीच उनका आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज हुआ। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप से शिकार चीन हुआ। तो इधर जो रूस का जो अपना समाजवादी व्यवस्था जो था उसको वह प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा था। जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप से शिकार, जिसका चीन हुआ था। ठीक है। इसी काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। तो दूसरे उस समय शासक देशों द्वारा किया गया स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। अब उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह वादा किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, कि उनको स्वराज का वादा किया गया था कि उनको स्वराज दे दिया जाएगा युद्ध के बाद, लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया गया। और ऊपर से आर्थिक संकट का इतना अधिक सामना करना पड़ा कि जो औपनिवेशिक देशों में उन देशों में जो भी औपनिवेशिक देश थे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार शुरू हो गया था। 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था। तब 1920 से लेकर 29 तक तो यह चल रहा था कि उत्थान करना है, आर्थिक विकास करना है। लेकिन 1929 के बाद जो भी आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य बस इतना था कि आर्थिक मंदी जो हुई उसका जो दुष्प्रभाव रहा उसको कम करना है या समाप्त करना है। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ, जो 1933 तक बना रहा। तो यह महामंदी कहाँ से शुरू हुआ था? 1929 से शुरू, अमेरिका से शुरू हुआ था। 1929 में अमेरिका पर महामंदी का असर हुआ और उसके बाद 1933 तक यह बना रहा। तो हम लोग पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हानि किसको हुआ? अमेरिका को हुआ। तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। उन्होंने नई व्यवस्था, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। तो उस समय कौन आए अमेरिकी राजनीति में? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका उदय हुआ, जिन्होंने नई व्यवस्था, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया गया ताकि व्यवसाय पनप सके और रोजगार भी लोगों को मिले। तो इन्होंने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, उन्होंने जो नई व्यवस्था नामक कि नई आर्थिक नीति लाई, उसमें उन्होंने जन कल्याण को महत्व दिया। ठीक है, जन कल्याण को महत्व दिया और कृषि और उद्योग को दोनों में संतुलन लाने का प्रयास किया। साथ ही मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए जन कल्याण का महत्व को बढ़ाया, जैसे कि रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया ताकि व्यवसाय पनप सके और रोजगार लोगों को मिल सके, और व्यवसाय भी पनप सके। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि,
काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि को रोकना इत्यादि कार्य किया गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या किया गया? औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन किया गया। उसके बाद मजदूरी थोड़ा बढ़ाया गया, काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि को रोकना, मतलब बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता, और इत्यादि कार्य किए। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया। यानी कि किसानों की कृषि क्षेत्र में जो किसान थे उन लोगों का स्थिति को युद्ध के पहले उनकी जैसी स्थिति थी उस तरह लाने का प्रयास किया गया। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देश का संघ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों ने 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। तो इसमें क्या है कि या तो अमेरिका के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, उसके बाद अब यूरोप के बारे में देख रहे हैं कि यूरोप के लोग मंदी से निकलने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले तो सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। दूसरा, कृषि प्रधान जितने भी देश थे यूरोपीय देश, कौन कौन से देश थे? बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, इस तरह का देश, और जितने भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साम्राज्य थे, ठीक ने, उन्होंने एक ओटावा समझौता किया और ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। 1932 में क्या हुआ? ओटावा समझौता हुआ और अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन भी किए। तो नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश ने क्या किया? ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन किए। 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े। तो 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ और लोजान सम्मेलन में जो विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत सारा हर्जाना, मतलब युद्ध के हर्जाने के लिए बहुत सारा जो पैसा डिमांड किया गया था उसकी क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े, वहाँ पर भी लोग व्यापार पर ध्यान दे सके। इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया जो सफल नहीं हो सका। तो क्या हुआ? इसी समय फ्रांस का एक विदेश मंत्री था ब्रिया, उसने यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही। यह जो सम्मेलन हुआ इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद जो था कि आयात शुल्क, मतलब बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसका शुल्क बढ़ा दो, और इस तरीके का जो संरक्षणवाद की नीति थी इसको अंत किया और फिर से व्यापार जो है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, मतलब व्यापार में सहयोग करना, इस तरह की नीति की बात अपनाई गई जिसका सभी देशों ने समर्थन तो किया लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में यह सफल नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं, यह नया शब्द है अधिनायकवाद। तो आगे शायद ये अधिनायकवाद का मतलब शब्द आया, इसलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है, वह व्यक्ति परिस्थिति का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है। तो अधिनायकवाद किसको कहते हैं? एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति जिसमें कोई एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है, सारी शक्ति का संकेंद्रण उसी के हाथ में हो जाता है और वह अपने आप को एक नायक की छवि की तरह दिखाता है, मतलब वह परिस्थितियों का लाभ उठाता है और अपने आप को नायक की छवि के रूप में दिखाने का प्रयास करता है। आते हैं आर्थिक मंदी के आलोक में
यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। तो हम लोग देख रहे हैं आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। रूस में स्थापित जो साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था थी, मतलब साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में पड़ा, क्योंकि विश्व में उस समय मतलब कि रूस का एक नया आर्थिक व्यवस्था चल रहा था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा बाकी पूरे विश्व पे, क्योंकि वही एक देश था जिस पर कि इस मंदी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। मतलब कि साम्यवादी व्यवस्था रूस में होने के कारण उस पर आर्थिक मंदी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे सब लोग साम्यवादी व्यवस्था की तरफ उनका मतलब झुकाव दिखने लगा। दूसरे, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष, चूँकि विश्व में के सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए कि उन देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। तो इटली और जर्मनी में क्या हो रहा था? अधिनायकवाद। आप देख रहे थे इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर। तो ये लोग वहाँ पर ऐसा राजनीतिक प्रवृत्ति आया, मतलब अधिनायकवाद का, एक व्यक्ति का शासन होना शुरू हो गया। और लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए लोग इस तरह उलझे रहे इन चीज़ों में कि लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हिटलर और मुसोलिनी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई और देशों को अपने लपेटे में ले लिए, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान आदि। तो अधिनायकवाद और इस तरह का जो तानाशाही तंत्र था, उसके चपेट में कौन कौन आ गया? स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था। तो यूरोप में जो आर्थिक मंदी और के बाद जो उदित राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब जिस तरह का राजनीतिक व्यवस्था था, वह एक द्वितीय महायुद्ध को मतलब फिक्स कर दिया था कि द्वितीय महायुद्ध होने वाला है। तो अब आगे देखते 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। यह प्रयास 1945 ईस्वी के याल्टा सम्मेलन, वर्तमान रूस का स्थान याल्टा सम्मेलन में निर्णय अनुसार अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि के माध्यम से कराना आरंभ किया। परंतु पुनर्निर्माण का सभी व्यवहारिक काम दो बड़े प्रभावों वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साये में हुआ। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्धोत्तर काल में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। तो 1950 के दशक में जब यहीं पर मतलब 1950 के दशक के बाद क्या परिवर्तन हुआ, यह देख रहे हैं हम लोग। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, उससे निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। मतलब फिर से चीज़ों को बनाने का कार्य, जो व्यापक रूप से जो तबाही हुआ था, उसको फिर से बनाने का कार्य शुरू हुआ। तो यह प्रयास कैसे किया गया? 1945 में एक याल्टा सम्मेलन हुआ था।
जो कि रूस में है, याल्टा नाम का जगह, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और के निर्णय अनुसार अस्तित्व में यह जो काम हुआ था यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सारा मतलब यह जो काम हुआ याल्टा सम्मेलन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ करवा रही थी यह काम, और यह अपना सारा काम यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन्हीं सब के माध्यम से यह काम शुरू करवा रही थी। परंतु पुनर्निर्माण का सभी व्यवहारिक काम, मतलब जितना भी व्यवहारिक काम था, यह दो देशों के साये में हुआ, यानी कि कहिए कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हीं दोनों के साये में हुआ। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में युद्धोत्तर काल में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। अब यह दोनों देश अलग अलग आर्थिक मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह का इकोनॉमी चल रहा था। एक तरफ क्या था, पूंजीवाद, और दूसरी तरफ समाजवाद। तो मतलब कि कुछ लोग समाजवाद के पक्ष में आ गए, कुछ लोग पूंजीवाद के पक्ष में आ गए। जिनका अमेरिका ने बहुत साथ दिया वो पूंजीवाद की तरफ चले गए, जिनका रूस ने बहुत साथ दिया वह समाजवाद की तरफ चले गए। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए यह तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकती। यह सबक 1929 के महामंदी से मिला। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तु, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। तो अब इन दो महायुद्धों के बाद मतलब कि यह इस निर्णय पे पहुँचे, मतलब विश्व के सारे लोग इस निर्णय पे पहुँचे कि अगर विशेषकर जब ये 1929 का जो महामंदी हुआ था उसके बाद लोगों को यह समझ में आया कि अगर बाज़ार को देख के, मतलब कि बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था जो है कि बाज़ार जो डिमांड कर रही है केवल वही उत्पादित करेंगे, इस तरह का अर्थव्यवस्था जो है बनाने से काम नहीं चलेगा। और अगर हम इस तरीके से काम किए तो फिर से इस तरह का महामंदी फिर से आ सकता है। दूसरी बात यह समझ में आई कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोजगार का लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है, मतलब रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल, अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, रोजगार, और रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही का नियंत्रण करने की ताकत हो। यानी सारा कुछ आप निजी लोगों के हाथ में नहीं दे सकते हैं। अगर सरकार के पास ये सब चीज़ का नियंत्रण नहीं होगा, पूंजी, श्रम और बाकी चीज़ों का, पूंजी, श्रम, वस्तुओं का, इन सब चीज़ों का अगर उनके पास नियंत्रण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार का जो लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सभी विश्व के सभी लोगों का एक मेन एम हो गया कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना और पूर्ण रोजगार बनाए रखना। चूँकि यह भी महसूस किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती है। मतलब अगर सभी के पास रोजगार होगा और आर्थिक स्थिरता रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इस तरह से नहीं होगा और पूर्ण रोजगार बना रहेगा, तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे और विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। उपरोक्त आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। तो 1944 में क्या हुआ, इस उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड नामक एक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ और इसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का भी गठन किया गया।
तो इसमें क्या हुआ, दो चीज़, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का निर्माण किया गया और IMF का मतलब की स्थापना किया गया, जबकि युद्ध पुनर्निर्माण के इंतजाम के लिए, यानी कि देश में जो भी चीज़ फिर से पुनर्निर्माण करने का ज़रूरत है कि जिस भी देश को, उसके लिए विश्व बैंक का गठन किया गया। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़वां संतान के नाम से जाना जाता है। किन दोनों को? IMF और विश्व बैंक को जुड़वां संतान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों का जन्म हुआ था। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया। इन दोनों संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम रहा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, IMF हो या विश्व बैंक हो, दोनों पर अमेरिका का प्रभाव कायम रहा। आज भी वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसका नियंत्रण पहले भी रहा और आज भी रहा। ठीक है, तो आज के लिए आज इतना काफ़ी है और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।